बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भाई, आज हम थोड़ा अपने इस ऑडिट के लेवल को एक स्टेप और ऊपर लेके जाते हैं और मल्टीपल चीज़ें और सीखते हैं। क्योंकि मैंने आपको कहा था कि भाई आपके जितने भी IAS IFRS हैं उनकी अकाउंटिंग के रिलेटेड जितने भी रिस्क होंगे, मैं ये अज्यूम नहीं करूँगा कि आपको आते हैं, हम ऑल टुगेदर करेंगे। जैसे हमने कल किया था IAS 38 का, जिसमें रिसर्च और डेवलपमेंट का रिस्क था। अच्छा, आज हम सीखते हैं रिस्क रिलेटेड टू IFRS 15। IFRS 15 बात करता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन की, क्या आप कब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे। अगर आपको यही नहीं पता कि आप कब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे तो आप खुद दिमाग लगाएं, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बुक किया हुआ रेवेन्यू गलत होगा, वो गलत हुआ तो प्रॉफिट भी, तो अकॉर्डिंगली उसका बुक किया हुआ रिसीवेबल भी गलत होगा। तो दिस इज वेरी नेसेसरी दैट यू शुड हैव अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कि रेवेन्यू कब बुक किया जाता है। ये आपकी डिस्क्रिप्शन नहीं है। अच्छा, आप नॉर्मल ज़बान में कहें तो आप रेवेन्यू कब बुक करेंगे, जब आप चीज़ दे देंगे, जब आप चीज़ दे देंगे, नॉर्मल ज़बान में कह रहा हूँ। अब लेट से अगर मैंने कार बेची और मेरा कार का बिजनेस है तो मैं कार बेचने का रेवेन्यू कब बुक करूँगा, जब मैं कार उसको हैंड ओवर कर दूंगा। सिंपल बात है। पर वो कहता है ये तो आपकी अंडरस्टैंडिंग है ना, दुनिया इससे थोड़ी सी आगे, तो उससे आगे जब आप निकले हैं तो वो IFRS 15 है, वो आपको बताता है। मैं आपको तरीका कार बताऊंगा कि कब आपने रेवेन्यू बुक करना है, कब आपने रेवेन्यू बुक नहीं करना, तो उसी के अंदर रिस्क छुपे हुए होंगे। तो वो हमें समझने आज की क्लास में। ऑनलाइन वालों, यहाँ तक क्लैरिटी है, जल्दी बताओ। पहले हमने बैकग्राउंड डिस्कशन कर ली कि भाई बैकग्राउंड ये है इस चीज़ का। ओके जी, आगे वो कहता ही है कि भाई अगर आपने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है तो लाजमी नहीं है कि जो आपने चीज़ बेची है उसमें आपकी सिर्फ एक ऑब्लिगेशन हो। अब लेट से मेरे ससुर का शोरूम है बाइक का, तो मैंने रेलेवेंट एग्जांपल यही समझी। तो वो क्या करते हैं कि भाई जब बाइक बेचते हैं तो वो साथ में बोलते हैं कि भाई 2 बार आके इसकी सर्विस करवा सकते हो आप, 2 बार आके इसकी सर्विस करवा सकते हो आप। तो मेरा ये मानना है, अगर आप इस पे एग्री करें, कि अभी इस सिचुएशन के अंदर जो मेरे ससुर हैं वो 3 ऑब्लिगेशन अज्यूम करके बैठे हुए हैं। एक बाइक देंगे, 2 सर्विस देंगे, एक बाइक देंगे, 2 सर्विस देंगे। यानी यहां पे सेलर की ऑब्लिगेशन 1 है या 3 है। अच्छा, अब मैं आपसे लॉजिकली बात करता हूं। अगर मैंने बाइक बेची तो क्या मैं बाइक का रेवेन्यू बुक करूं, सर्विस का बुक करूं, या सबका बुक करूं। सिर्फ बाइक का, सर्विस का नहीं होना चाहिए। रीजन, सर्विस तो आपने दी नहीं, सर्विस तो आपने। अब पता है मजे की बात क्या है, यहां से बातों बातों में मैंने आपको रिस्क बता दिया। ऐसा हो सकता है कि किसी इदारे का आप लोग ऑडिट करने जाएं और वहां पे एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक से ज्यादा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हो, एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक से। अच्छा, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन का मतलब है विद इन अ सिंगल कॉन्ट्रैक्ट यू हैव टू परफॉर्म मल्टीपल ऑब्लिगेशंस, तब जाके आप उस रेवेन्यू को कमाएंगे। पहले तो यहां तक बात क्लियर है। चलिए, यानी एग्जांपल क्या चल रही है भाई, हम बाइक बेचते हैं, हमारी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एक सिर्फ बाइक बेचना है या सर्विस भी है। अच्छा, अब उससे मैंने पैसे तो पूरे ले लिए, उससे तो मैंने पैसे पूरे ले लिए, बाइक के भी ले लिए, सर्विस के भी ले लिए। तो आपसे मेरा सवाल ये है कि अगर मैंने आज बाइक को बेचा तो क्या रेवेन्यू सिर्फ बाइक का बुक होगा या सर्विस का भी। सिर्फ बाइक का। सर्विस का रेवेन्यू बुक तब तक नहीं होगा जब तक सर्विस नहीं दे देते। तो बीइंग एन ऑडिटर आप खुद सोचें, क्या आपका रिस्क है, क्या रिस्क है कि रेवेन्यू, अब इसको अंग्रेजी में कर लेते हैं ना, ओवर स्टेट तो हो गया, उसको थोड़ा सा और अच्छा करते हैं, यानी फुल गोल्ड मेडल वाला चीज़। Revenue might have been recognized even though the performance obligation has not been settled. Revenue might have been recognized even though the performance obligation has not been settled. अब तुम खुद सोच के बताना एक बात ऑनेस्टी के साथ। एक बच्चा तुम में से उठ के ऑडिट करने चला गया, लेट से होंडा कंपनी का। होंडा ने क्या किया, होंडा ने बोला भाई आप ये कार ले जाएं, 2 सर्विस भी दे रहे हैं। हमने जो पैसे लिए वो कार के लिए भी लिए, सर्विस के भी लिए।
अगर एक बच्चा जिसको ये प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ना हो, पता है वो क्या करेगा? वो देखेगा कार बिकी, अच्छा बिकी, इतनी प्राइस है रेवेन्यू बुक, तो वो बच्चा बोलेगा बिल्कुल सही है, क्योंकि उसको समझ ही नहीं थी। किसकी समझ नहीं थी? IFRS 15 की। तो इस समझ, अच्छा उस बच्चे को ऑडिट करते वक्त पहले मोहतात होना है। मोहतात इसलिए होना है वो कॉन्ट्रैक्ट रीड करे, देखे ऑब्लिगेशन एक से, तो एक से ज्यादा है तो फिर रेवेन्यू सिर्फ तब बुक होगा जब जो सेटल होगी, जो ऑब्लिगेशन सेटल हुई उसका रेवेन्यू बुक होगा, उसके अलावा रेवेन्यू बुक नहीं होगा। पहले बताओ पहला मसला समझ आया? पक्की बात है जी? तुम अभी आए ना बेटा, पूरी कहानी चल चुकी थी इसलिए। तो प्लीज वापस से अभी रिपीट कर देता हूँ पर फोकस के साथ। देखो यार, हमने जैसे कल की क्लास में सीखा IS 38। IS 38 क्या कहता है कि भाई अब रिसर्च को क्या करेंगे? एक्सपेंस आउट। डेवलपमेंट को क्या करेंगे? कैपिटलाइज करेंगे। सही है जी? अच्छा, अब वहां पे मेरा रिस्क क्या निकला था कि भाई हो सकता है कि रिसर्च को भी, और हो सकता है कि डेवलपमेंट की कंडीशन पूरी नहीं हुई हो उसको भी कैपिटलाइज कर दिया। तो ये रिस्क मुझे पता लगा था जब मुझे IS 38 की नॉलेज थी, कंप्लायंस की नॉलेज थी कि इससे कंप्लाई करेगा तो होगा, क्योंकि अच्छा फिर लॉजिक भी है कि रिसर्च फेज कभी भी कैपिटलाइज इसलिए नहीं होता क्योंकि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर नॉट प्रोबेबल एट दैट टाइम। फिर कंडीशंस भी डाल दी ताकि कोई मैनिपुलेशन ना हो। तो आपने जब खर्चे देखने तो लोगों से मीटिंग हो रही है, एक्सपेंस आउट, फिजिबिलिटी स्टडीज हो रही हैं, एक्सपेंस आउट, तो ये आपको तब पता लगेगा ना एक्सपेंस आउट, जब आपको नॉलेज होगी, अंडरस्टैंडिंग होगी। सेम इज द केस विद IFRS 15। IFRS 15 आपको ये बताता है कि आपने अपनी अकाउंटिंग बुक्स के अंदर रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करना है। IFRS 15 बताता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन। अच्छा, नॉर्मल जबान में हम कहते हैं रेवेन्यू रिकॉग्नाइज तब होगा जब मैं चीज डिलीवर कर दूंगा। मोबाइल बेचता हूं, मोबाइल डिलीवर किया, रेवेन्यू। बाइक बेचता हूं, बाइक डिलीवर की, रेवेन्यू। मैंने कहा हमने एक एग्जांपल बनाई है बाइक के सेल की। मैंने कहा आप लेट से आप एटलस होंडा का ऑडिट करने चले गए। एटलस होंडा अगर बाइक बेच रहा है तो बाइक के साथ साथ बोला 2 सर्विस भी दूंगा। तो हमने जो पैसे लिए वो बाइक के भी लिए, 2 सर्विस के भी लिए। तो अब मैं कह रहा हूं जो पैसा मेरे पास आया है वो बाइक का भी है, सर्विस का भी है। तो अगर मैंने बाइक बेची तो क्या रेवेन्यू में पूरा रिकॉर्ड कर लूं या बाइक की हद तक? सर्विस का क्यों नहीं किया? दी नहीं है, क्योंकि आप देंगे नहीं तो आपको पैसे वापस करने पड़ जाएंगे। बात समझ आई? तो वो इसलिए कहता है कि भाई IFRS 15 के अंदर देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपकी एक से ज्यादा ऑब्लिगेशंस हो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। पर अगेन अगर ये बच्चा समझे बगैर ऑडिट करेगा और ऐसे ही ऑडिट करने चला जाएगा तो एटलस होंडा बोलेगा ये रही इनवॉइस देखो रेवेन्यू मैच हो रहा है, बोलेगा हाँ मैच हो रहा है, वो ऑडिट करके भी आ जाएगा, उसके हिसाब से सही होगा। बट जबकि असल में सही, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। किसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है? IFRS 15 की। अच्छा, अब सर IFRS 15 की अंडरस्टैंडिंग होना एक अलग बात है और एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग होना एक, अच्छा पर एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर ये भी तो है, अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी में ये भी तो आता है, उसके ऊपर लॉज एंड रेगुलेशन और IFRS कौन से लगते हैं वो भी तो देखना है। तो जब मैंने अंडरस्टैंडिंग ली एंटिटी की तो ऑपरेशंस की मैं अंडरस्टैंडिंग ली। ऑपरेशंस की अंडरस्टैंडिंग में मुझे पता लगा कि ये कंपनी कार सेल के साथ साथ सर्विसेज भी देती है। तो सर्विस का रेवेन्यू कब बुक होगा? जब मैं सर्विस दूंगा। कार का रेवेन्यू कब होगा? जब मैं कार दूंगा। तो यानी वो कहता है कि रेवेन्यू इज ओनली अलाउड टू बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सेटल्ड। तो आपका बीइंग एन ऑडिटर क्या रिस्क बन गया कि रेवेन्यू रिकॉर्ड हो गया होगा इवन दो द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हैज नॉट बीन सेटल्ड। पर अगेन अच्छा एक और रिस्क है, रिस्क की बात कर रहे हैं तो हम एक एक करके लिखते हैं ना, सही जी, पे सीक्वेंस में भी कर लेंगे इसको। एक और रिस्क है, हो सकता है कि एंटिटी माइट हैव फेल्ड टू आइडेंटिफाई डिफरेंट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस। एंटिटी माइट हैव फेल्ड टू आइडेंटिफाई, ये मेरा ऑडिट रिस्क है, ये मेरे ऑडिट का रिस्क है कि एंटिटी जो है वो फेल हो गई हो डिफरेंट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आइडेंटिफाई करने के लिए। भाई अब पहले बताओ, पहला स्टेप तो क्या परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नहीं आइडेंटिफाई नहीं की, जब की ही नहीं तो अलग कैसे करेगा? बात समझ आती है? चलिए जी, फिर एक और चीज़ यहाँ पे हम देखते हैं, ये कौन है भाई? हेलो हेलो जी, मैं क्लास में हूँ वही साहब, थोड़ी देर में कॉल करते हैं। हाँ हाँ मैं करता हूँ, ओके।
अच्छा जी, अब यहां पे देखिएगा, हमने किया ये ऑल टुगेदर, हमने देखा कि भाई एटलस होंडा मार्केट में जो बाइक है वो सेल करता है, लेट से हम बात कर रहे हैं CD70 की, 1,50,000 रुपये की। ये क्या है इसकी सेलिंग प्राइस, मार्केट वैल्यू। ये क्या है इसकी मार्केट वैल्यू। भाई समझ आ गई बात, फोकस होकर देखना है यहाँ पे, मतलब सारा का सारा रेवेन्यू बाइक का समझ के रिकॉग्नाइज कर दिया, सर्विस को एलोकेट नहीं किया। बिल्कुल यही रिस्क है, बिल्कुल यही रिस्क था। अभी तो समा बनाया है इसका IFRS 15 का आगे, क्योंकि देखो ये करना इसलिए लाजमी है क्योंकि अभी तक हमने IFRS 15 सीखा नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऑडिट नहीं करेंगे हम, उसके जो जो एलिमेंट्स हैं ऑडिट से पर्सपेक्टिव वो देख लेंगे, फिर जब FIR 2 में डिटेल में करोगे तो वो ऑलरेडी कवर हो जाएगा। आगे जी, हमने कहा भाई ये आ गया मार्केट वैल्यू। आगे देखें, फिर हमने कहा कि भाई अगर यही एटलस होंडा के पास कोई बाइक की सर्विस कराने आए, ट्यूनिंग कराने आए, तो वो चार्ज करता है 10,000 रुपये पर सर्विस। इस चीज़ों को मैं कहता हूं स्टैंड अलोन मार्केट प्राइसेस। क्या कहता हूं? स्टैंड अलोन मार्केट, स्टैंड अलोन, अलग से ये इतने का होता है। चलें जी, अब हुआ ये कि एक जो कस्टमर मेरे पास आया, उस कस्टमर को मैंने कहा कि भाई एक तुम काम करो, तुम मुझसे एक सर्विस ले लेना और तुम्हें बाइक भी दे रहा हूं, तुम मुझे लमसम पैसे दे दो भाई 1,30,000। ये क्या है? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। ये क्या है भाई? इस कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस है 1,30,000, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कितनी है? 2। आपने आइडेंटिफाई कर ली। अच्छा, पहला रिस्क तो ये था ना कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सही आइडेंटिफाई ना हुई भी हो, तो वो रिस्क अपनी जगह लिखने की बात कर रहा हूँ। अगर रिस्क आइडेंटिफाई करना है तो ये तो आ गई। चलो भाई, ये हो गया काम। अब एक और रिस्क लिखने लगे। पहला रिस्क क्या था? परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आइडेंटिफाई। तो आप तो ऑडिटर बन के सोचो ना कि आप जब इंस्पेक्शन कर रहे होगे, इनवॉइसेस देख रहे होगे, तो आपको कॉन्ट्रैक्ट रीड करके ये ध्यान से देखना होगा कि एक कॉन्ट्रैक्ट में एक से ज़्यादा ऑब्लिगेशन तो नहीं है, इसमें है ना। तो यही तो रिस्क है कि आइडेंटिफाई ना हुई हो, एंटिटी ने ना की हो, तो आपने कर ली तो आप सही करा देंगे। पर ये आइडेंटिफाई आप तब करेंगे जब आपको ये समझ हो कि आइडेंटिफाई होनी चाहिए। अच्छा, फिर ये IFRS 15 एक और बात कहता है, वो कहता ये है कि भाई आप देखें स्टैंड अलोन मार्केट प्राइसेस कितनी है? 1,50,000 और 10,000। ये है बाइक की, ये है सर्विस की। अब आपको प्लीज सुनना, अब आपको वो ये कहता है कि भाई आपने ये देखना है, आपने ये देखना है कि आपने टोटल 1,60,000 रुपये की चीज कितने में दे दी? 1,30,000 में। 30,000 रुपये का आपने दे दिया भाई डिस्काउंट। अब एंटिटी पता है क्या करती थी? एंटिटी ने कहा कि यार क्योंकि मुझे रेवेन्यू ओवर स्टेट करना है, तो सारा डिस्काउंट सर्विस का था। क्या कहेगी? सारा डिस्काउंट। ये तो यहाँ पे तो खैर है ही, यहाँ पे 10,000 रुपये ही है, पर अगर कोई इससे बड़ी चीज़ होती तो वो कहता है मैक्सिमम डिस्काउंट उसको एलोकेट कर दो ताकि यहाँ पे रेवेन्यू ज़्यादा बुक हो जाए। स्टैंडर्ड ने कहा आपको होशियारी करने की नीड ही नहीं है। हमने एक सर्विस कर ली एग्जाम्पल में, समझा? एक सर्विस सुनिएगा, स्टैंडर्ड ने कहा आपको होशियारी करने की नीड नहीं है, आपको डिस्काउंट को एलोकेट करना है मार्केट प्राइस के बेस के ऊपर। आपको डिस्काउंट एलोकेट करना है। अच्छा, ये 30,000 का डिस्काउंट है, 30,000 को प्लीज डिवाइड करें 1,60,000 से। 30 को डिवाइड करें 1,60,000 से, मल्टीप्लाई करें 1,50,000 से। कितना? 28,125। ये आ गया ना? 28 पॉइंट नहीं हो सकता ना, 28,125 ना। चलें जी, ओके। अब ये कितना आ गया रिमेनिंग? 18। ये आ गया कुल मिला के 30,000 रुपये का डिस्काउंट। अच्छा, अब यहाँ पे आ गया एलोकेटेड प्राइस।
अच्छा 150 में से 28125 माइनस करो 1 और ये 8125 कुल मिला के हो गया 130। अब अगर बातों बातों में हम एक चीज़ समझें, बीइंग एन ऑडिटर आपका ये भी तो रिस्क होगा कि ट्रांजैक्शन प्राइस सही एलोकेट ना हुई हो। देखो पहला रिस्क क्या था, ऑब्लिगेशन आइडेंटिफाई नहीं हुई हो। अच्छा ऑब्लिगेशन आइडेंटिफाई नहीं हुई तो आगे तो कहानी नहीं बनती, पूरा रेवेन्यू बुक हो चुका होगा। आपने कहा ये स्टेज पार हो गया, टिक लगा दो। अगला स्टेप क्या है कि ट्रांजैक्शन प्राइस एलोकेट तमीज से हुई हो। तो ट्रांजैक्शन प्राइस अगर एलोकेट तमीज से नहीं हुई होगी तब भी रेवेन्यू गलत बुक होगा। यहां पे ओवर अंडर स्टेटमेंट की बात नहीं है, यहां पे गलत और सही की बात है। एज फार एज योर IFRS 15 इज कंसर्न, पहले बताओ बात क्लियर है? यानी सर अब दो बातें हो गई, एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन अलग अलग आइडेंटिफाई ना हुई तब भी पूरा रेवेन्यू बुक हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और अगर हो भी गया और आपने प्राइसेस सही एलोकेट नहीं की तब भी रेवेन्यू। तो दूसरा रिस्क क्या है, देयर इज अ रिस्क ऑफ इम्प्रॉपर एलोकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस, देयर इज अ रिस्क ऑफ इम्प्रॉपर एलोकेशन ऑफ। तो आपने पहला क्या लिखा था, देयर इज अ रिस्क दैट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन माइट नॉट हैव बीन आइडेंटिफाइड। लिखो देयर इज अ रिस्क दैट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन माइट नॉट हैव बीन आइडेंटिफाइड। पहला हमने लिख दिया भाई देयर इज अ रिस्क दैट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन माइट नॉट हैव बीन आइडेंटिफाइड। लिख लिया पहला, सही जी। देयर इज अ रिस्क दैट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन माइट नॉट हैव बीन आइडेंटिफाइड, यानी मल्टीपल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन माइट नॉट हैव बीन आइडेंटिफाइड। दूसरा, देयर इज अ रिस्क that transaction price might not have been allocated properly. Transaction price might not have been allocated properly. हाँ भाई आखिरी बार रिपीट कर रहा हूं, सही जी। There is a risk that different performance obligations might not have been identified properly. पहला हो गया हमारा, सही है जी। अब दूसरा लिखते हैं, there is a risk that transaction price might not have been allocated properly. सही भाई, ये हमारी नोटिंग भी हो गई। यहां तक कोई मसला? पक्की बात है। चलिए यानी दो मसले तो आपने देख लिए ना, कि हो सकता है कि भाई ऑब्लिगेशन आइडेंटिफाई नहीं हो तब भी पूरा रेवेन्यू, गलत एलोकेट हुई हो तब भी पूरा रेवेन्यू, या गलत रेवेन्यू व्हाटसोएवर। अच्छा अब क्योंकि हम अकाउंटिंग बैकग्राउंड के, तो हमें एक मसली होती है कि एंट्री क्या बनेगी, वो बना दे तो और क्लियर हो जाएगा। हमने कहा आपने कैश लिया 1,30,000 का, आपने रेवेन्यू बुक कर लिया, आपने कहा भाई 121875, यही है। बाकी आ गई आपकी कॉन्ट्रैक्ट, उसने आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि आप नहीं बुक कर सकते रेवेन्यू, ये आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी है। इसको आप कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी का पार्ट बना के रखें। कब तक? अच्छा अब तुम खुद बताओ कि अगर वो लेट से सर्विस लेने आ जाए बंदा, तो क्या वो पैसे देगा या दे चुका है? आप पता है क्या करेंगे तब? कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट, रेवेन्यू क्रेडिट। तो यानी इस पूरी एग्जाम्पल को जो मैंने समझाया उससे बात ये समझ आई कि रेवेन्यू इज ओनली अलाउड टू बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सेटल्ड। तो फिर रिस्क क्या बना? रिस्क क्या है? वेरी गुड, सेटल ना हुई हो और फिर भी बुक, तो हम ये भी लिख लेते हैं, देयर इज अ रिस्क दैट रेवेन्यू might have been recognized even though
द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हैव नॉट बीन सेटल्ड। हाँ जी, बात क्लियर है। चलो अब एक अलग एग्जाम्पल से तुम्हें खेल के देखते हैं, क्या पता तुम सही बता दो। मुझे उम्मीद है सही बताओगे, इतनी अंडरस्टैंडिंग के बाद तो बतानी ही चाहिए। हम एक ट्रैवल एजेंसी हैं, हम यूजुअली टिकट्स बुक कराते हैं, सही है ना। टिकट्स बुक कराते हैं। लेट्स से अगर मेरा एमिरेट्स से कॉन्ट्रैक्ट है, कि दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि मैंने तो मल्टीपल इंडस्ट्रीज़ के ऑडिट किए तो मुझे पता है। मैं एक ट्रैवल एजेंसी हूँ, मैं एमिरेट्स को कॉल करूँगा, बोलूँगा भाई मैं तुम्हें टिकट्स बिकवा के दूंगा, मेरा कमीशन होगा बीच में। तो एमिरेट्स के पास कोई डायरेक्ट नहीं भेजा, और ट्रैवल एजेंट है तो वो बीच का इंटरमीडिएरी है ना, वो क्या लेगा, किससे, एमिरेट्स से। आगे जब एमिरेट्स से मैं कमीशन लूँगा तो इस कहानी को सुन के तुम्हें क्या रिस्क नज़र आता है? नहीं, हमारे लिए ना, हम तो एजेंट है ना। किसने? एक एक करके। हाँ जी, आप बताओ। नहीं, पर हम एमिरेट्स की नहीं, हम उसकी बात करें, एजेंट की, एजेंट की अकाउंटिंग, वो सोचो जल्दी। एजेंट ने पूरी अमाउंट सेल बुक कर लिया, चलो सॉर्ट ऑफ कह सकते हो, बिल्कुल। वेरी गुड, क्या बोला, वापस बोलो। एजेंट ने टिकट सेल होने से पहले कमीशन बुक कर लिया, और ये बेहतरीन रिस्क है। यही रिस्क है कि भाई आप तो इंटरमीडिएरी है ना, उसने टिकट कैंसिल करा दी, आप रेवेन्यू बुक करके बैठे हुए हो। तो अब समझने की बात है कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन तो मैंने सिखा दी, पर उस सिचुएशन में आपने पिक करना है कि यहां पे रेवेन्यू रिकॉग्निशन का पॉइंट क्या, यानी व्हेन इज द टाइम दैट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हैज बीन सेटल्ड। आप मुझे सब बताएं, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कब सेटल होगी? जब वो टिकट सेल कर दे। बात समझ आ रही है? तो अगर मैं ये कहूं कि भाई अगर मैंने टिकट सेल कर दी और बाद में वो रिवोक हो गई और उसने कैंसिल कर दी टिकट, तो क्या उसको कमीशन मिलेगा या गया? गया। तो आप ये कहेंगे कि एजेंट माइट हैव रिकॉग्नाइज्ड द कमीशन रेवेन्यू इवन दो द टिकट्स हैव बीन कैंसिल्ड, या टिकट्स हैव नॉट बीन एंटरटेन्ड, या उसने ट्रैवल नहीं किया। बात क्लियर? तो बुकिंग जब कैंसिल होती है तो वहां पे रिस्क होता है कि एजेंट ने कमीशन बुक किया हुआ हो जबकि वो बनता ही ना हो। बात क्लियर है? चलें जी, तो ये बात हमने सीख ली। अब वेरी गुड, अब इधर अदर रिस्क फैक्टर्स जो वैसे ही मुझे लगा कि तुम्हें पता होने चाहिए। अगर मैं ARTD में कैश लेता हूं बच्चों से और मैं 15 दिन के लिए यहां रख दूं लॉकर में बंद करके, तो क्या रिस्क है? फिर भी है, चोरी का रिस्क है। अगर आप इसको टाइमली बैंक में जमा करा दें तो आपका रिस्क, यानी आप किसी सवाल में अगर देखें अननेसेसरीली 2-3 दिन के लिए कैश मौजूद होता है तो वहां पे कैश चोरी होने का रिस्क है। मैं तुम्हें एक बेसिक एग्जांपल दे रहा हूं, तुम तो 2 दिन की बात कर रहे हो। मेरी एक ट्रांजैक्शन चल रही थी अभी किसी बंदे से, क्योंकि मैंने उससे कार परचेज की तो उसमें मसला निकला, मैंने वापस कर दी। अब उससे मुझे लेने थे XYZ पैसे, उसमें से कुछ पैसे लेने में चला गया। अच्छा, रात के 2 बजे हैं, रात के 2 बजे उसने बोला अच्छा वो चाह था कि लंबी हो, अगले दिन पे कहा नहीं जाए। मैंने कहा नहीं, पैसे तो आज चाहिए, अभी भी 24 लाख रुपए बाकी हैं। बट खैर, जब 15 लाख रुपए की मुझे पेमेंट हो रही थी, उन भाई ने क्या किया पता है, 3-5 लाख रुपए की जो गाड़ियाँ होती हैं ना वो दी। मैंने काउंट किया, सही जी, मेरे दोस्त ने भी काउंट किया। हुआ क्या, इस काउंट प्रोसेस में, क्योंकि जाहिर सी बात है ये डीलिंग रोड पे हो रही है, मतलब ख्यालों की तपिश जिंदा है तो हमारी हो जाती है ना, अगर कोई आ जाता पीछे से तो ना उसके पैसे होते ना हमारे होते। पर खैर जल्दबाजी थी तो एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम की डीलिंग थी। उसने क्या किया, हर एक गड्डी में से 5-5 हज़ार का नोट गायब। तो हमने काउंट किया तो आखिर में जाहिर सी बात है बाज़ औक़ात ऐसा होता है आपसे एक आध नोट मिस हो जाता है जब काउंट कर रहे हो। तो मैं तो गरीब हूँ, मैं तो पहली बार कर रहा था इतने काउंट। खैर, जब मैं काउंट करने लगा तो मुझे उसमें से 5,000 का नोट एक गड्डी में से मिस था, 5,000 का, पर वो मुझे पता था कब लगा, जब मैं घर आके देखा तो 10,000 रुपये का नुकसान हो गया।
वो तो मैं रिकवर करूँगा किसी भी तरीके से उससे। समझाने की बात है, अभी तो बैड डेट हो गया ना, अभी तो राइट ऑफ करके बैठा हूँ, रिकवरी हुई तो इनकम है, अदरवाइज तो गए पैसे। समझने की बात यह है कि तुम तो खाली 1 घंटे की डीलिंग की बात देख लो, पैसा गायब हो जाता है। तो किसी इदारे में अगर एक अच्छा खासा कैश पड़ा हो तो क्या चोरी होने के चांसेस हैं? यस। तो होना ये चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए इस पर कि आप जो भी पैसे कमाएं उसको टाइमली बैंक में अब लेट्स से आप अज्यूम करें ARTT सैटरडे संडे बंद होता है और सैटरडे संडे बंद होता है तो यहाँ पे कैश हैवीली मौजूद है, कोई रिस्क है? किस चीज़ का? चोरी होने का, मिस एप्रोप्रिएशन का। बात क्लियर है? दूसरा, अगर आपके पास एक्सपायर्ड स्टॉक है तो उसकी NRV का रिस्क है, और ये रिस्क भी है कि ये अगर कस्टमर को बिक गया तो उसको अगर कुछ हुआ तो आप पे लिटिगेशन का भी रिस्क है, आप पे लिटिगेशन का, और गवर्नमेंट की तरफ से पेनल्टी का भी रिस्क है। तो ये सॉर्ट ऑफ आपको खाली व्यू होना चाहिए। और एक बेहतरीन चीज़, आप ऐसी इंडस्ट्री में ऑपरेट करते हैं जहां पे आपको इक्विपमेंट्स रेगुलरली अपडेट करने होते हैं अपने। लेट्स से आईटी इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री के अंदर आपको लैपटॉप रैपिड अच्छे चाहिए होते हैं। ये तो इवन तो हमारी टीचिंग इंडस्ट्री है, मुझे तो सिस्टम अच्छा चाहिए, वरना जितनी क्वालिटी यहाँ से जा रही है हाई क्वालिटी तो वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा अगर नॉर्मल सिस्टम हो। अगर मुझे इससे भी अच्छी क्वालिटी पे जाना हो तो मुझे सिस्टम ये रखना होगा, अपग्रेड करना होगा। पर अब यहाँ से एक बात निकालता हूँ तो समझना, अगर मैं सिस्टम अपग्रेड करूँगा ना तो मुझे ये लगता है कि क्योंकि मैं नए मेथड्स पे आ गया तो मेरे पुराने सिस्टम की लाइफ कम हो जाएगी, काम का नहीं रहेगा ना। लाइफ तो एंटिटी स्पेसिफिक होती है, लाइफ। इसकी एग्जांपल ये देता हूँ मैं हमेशा कि भाई अगर आप लाइफ की बात करते हो तो एक बंदा तो CD70 भी 15 साल चलाता है और एक बंदा एक कार भी 3 साल चलाता है। तो लाइफ तो एंटिटी या बंदा स्पेसिफिक होती है, वो तो उसके रिस्क एपेटाइट पे वो कितना चलाएगा और वो चल कितनी पाएगी। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एंड यूजफुल लाइफ। यूजफुल लाइफ इदारा स्पेसिफिक होती है। तो मैं कह रहा हूँ अगर मेरे इदारे में मैं ये सिस्टम चला रहा हूँ और मैं इसको अपग्रेड कर दूंगा रेगुलर बेसिस पे तो पुराने सिस्टम की लाइफ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मेरे काम का ही नहीं रहेगा ना, काम का नहीं रहेगा तो लाइफ चेंज होगी, लाइफ चेंज होगी तो डेप्रिसिएशन चेंज होगा, एस्टिमेट का चेंज आएगा। बात समझ आ रही है? और एक और चीज़, अगर रेगुलर अपग्रेडेशन ऑफ सिस्टम्स हो तो पुराने सिस्टम आउटडेटेड होंगे तो रिस्क ऑफ इम्पेयरमेंट भी है, रिस्क ऑफ इम्पेयरमेंट भी है। ओवरऑल कहानी समझ आई? तो ये सॉर्ट ऑफ मैंने समझा कि आपको पता होनी चाहिए कुछ एडिशनल चीज़ें। अब हम कर लेते हैं एक बेहतरीन सा पास पेपर। आ जाओ जी। दिखा देता हूँ, पहले उसका एक पेज जगह खाली रख देना बस उसकी, पहले ये कर लो। देखो विश्वास है तुम लोगों पे, सही करना ही है। अच्छा मज़े की बात देखो, हम तो कह रहे हैं ना शुरू से प्रैक्टिकल पेपर, हमने कुछ याद नहीं किया अब तक, और आपने माशाल्लाह जो पिछला सवाल किया था वो भी सही किया था, बेस्ड ऑन योर नॉलेज। तो बस इसको देख के सोच के करो, लिखो, बना के लिखना एकदम। बोले 55% कस्टमर वीकेंड को आते हैं और वीकेंड को बैंक बंद होता है, तो सैटरडे और संडे को जो कैश जमा होता है वो कब जमा होता होगा, यानी कितने दिन मौजूद होता है? तो सही है, मिस एप्रोप्रिएशन कैश का रिस्क है। दूसरा वाला सही है मुजम्मिल, दूसरा पार्ट तुमने सही लिखा है। रिस्क है ना हमारे लिए, मसला पता लगा है, वही तो रिस्क है कि अभी भी हो रहा होगा। वेरी गुड अब्दुल्ला।
समील वेरी गुड। पर यहाँ पे हम एक्सपोर्ट नहीं करते हैं, हम इंपोर्ट करते हैं। वेरी गुड मुकद्दस, वेरी गुड उमैर, बिल्कुल सही लिखा है। हाँ भाई, अगर आपके इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुए हैं, सही जी, आपके पास लोन भी है, तो क्या लोन होने से कोई रिस्क होता है? डेट कोवेनेंट्स के ब्रीच होने का, देयर इज अ रिस्क दैट डेट कोवेनेंट्स माइट हैव बीन ब्रीच्ड, क्योंकि इसकी तो वैसे ही हालत खस्ता है, तो डेट कोवेनेंट्स के ब्रीच होने का यहाँ पे मसला है। तो ये देखो, इतनी सी लाइन में वो बोल रहा था कि भाई लोन है, तो आपको यहाँ से क्लिक होना चाहिए कि भाई लोन है तो ऐसी बात है डेट कोवेनेंट्स भी होंगे। और मैं ये नहीं कह रहा ब्रीच हो गए होंगे, मैं तो कह रहा हूँ रिस्क है कि ब्रीच हो सकते हैं, पर जिस इदारे में लोन ही नहीं हो तो वहाँ पे ये रिस्क नहीं होता। पीपी की इम्पेयरमेंट का रिस्क लगता है तुम्हें? कैसे? डिक्रीज इन डिमांड है, आपके एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं, कैश फ्लोज कम हो रहे हैं, तो फिर इंटरेस्ट रेट भी इंक्रीज हुए हैं। जो पहली क्लास में पूछा था कि भाई इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होंगे तो जैसे पता प्रेजेंट वैल्यू भी कम आएगी। तो ऑल दीज फैक्टर्स सजेस्ट दैट योर पीबी माइट हैव बीन इम्पेयर्ड। नहीं, ये नहीं अब्दुल्ला, ये नहीं लिखना था। हाँ बिल्कुल ऐसा ही मुकद्दस। हाँ जी, यहाँ से भी सुना दें कोई? हो गया? बताओ बताओ जितना लिखा है। वेरी गुड यार, ये कह रहे हैं कि सर सिंस जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो क्या होते हैं, इंपोर्ट होते हैं, तो देयर इज अ रिस्क ऑफ यूजिंग इनकरेक्ट एक्सचेंज रेट। वेरी गुड यार, ये लिखा था सबने? बेहतरीन। आगे? वेरी गुड, कि क्योंकि वो 55% जो लोग हैं वो वीकेंड पे विजिट करते हैं, दिस कॉन्स्टिट्यूट्स अ ह्यूज अमाउंट, तो वो 2 दिन बाद जमा होते हैं, तो रिस्क किस चीज़ का है? मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश का। वेरी गुड, बिल्कुल सही। आगे? वेरी गुड यार, ये क्या लिखा है इन्होंने कि देयर इज अ रिस्क दैट कस्टमर माइट फेस इलनेस, एज अ रिजल्ट द कंपनी माइट फेस
पेनल्टीज या लिटिगेशंस, केस भी तो कर सकता है ना, तो रिस्क होगा लिटिगेशन का, अनडिस्क्लोज केसेस का, तो वो यहाँ से निकलता है। वेरी गुड यार, बिल्कुल सही लिखा है। वेरी गुड यार, बिल्कुल सही लिखा है, यहाँ तक लिखा है, अभी और भी लिखा है, लिखे, वेरी गुड। अच्छा, हमजा ने पूरा लिख के दिया है, एज NFL प्रॉफिट मार्जिन आर रिड्यूस बाय 30% due to increase in price, there is a risk of overstatement of inventory and the statement of NRV losses, and inventory might not have been recorded at lower of cost of NRV. Very good. Since the cash has been deposited to the bank one day after the weekend, there is a risk of misappropriation of cash. Very good. As the entity is involved in import, there is a risk of using incorrect exchange rate. Very good. As there is a risk, as there is still expired stock in inventory, there is a risk that understatement of penalty, expense and unrecorded litigations, या undisclosed भी कह सकते हैं आप, कि litigation disclose ना हुई हो। क्या इंपोर्ट अगर बैन हुआ है ना, तो वो ये कह रहा है कि सही है उसके पास माल है, पर इसमें ऐसी कोई इंडिकेशन नहीं है कि रेवेन्यू ओवरस्टेट करने की उसने कोशिश की हो। आप ये कह सकते हो कि देयर इज अ फ्रॉड रिस्क फैक्टर दैट एंटिटी माइट ट्राई टू इन्फ्लेट सेल्स, वो आप लिख सकते हो पर इफ के साथ। सही है, इम्पेयरमेंट है ना, इम्पेयरमेंट, इंपोर्ट तो बैन हो गया, पर आप इम्पेयरमेंट तो तब आता है ना कि भाई जब आपके आगे ऑपरेशंस ही नहीं चल पाए प्रॉपर। तो हम तो कह रहे हैं कि भाई हमारे पास एक, तो देखो उसने तो पहले बोल दिया गोइंग कंसर्न के बारे में बातें नहीं करना, वो तो उसने हटा दिया, उसको पता है बच्चे सीधा सीधा पिक करेंगे गोइंग कंसर्न, उसने मतलब उसके अलावा बताओ। सही है, तो इम्पेयरमेंट ऐसे आती है कि चलो सही है भाई, अगर अभी इम्पोर्ट नहीं हो रहा तो ऐसा भी तो हो सकता है कि लोकली वो इंग्रेडिएंट बना ले कहीं से। सही है, तो ओवरऑल ये बता रहे हैं फैक्टर्स कि मार्जिन्स डिक्रीज हुए हैं, सेल्स भी गिर रही है, तो ये सारी चीज़ सजेस्ट कर रही है कि पीपी हो सकता है इम्पेयर हो चुका हो। समीर लिखते हैं, एज इन 2 of the restaurants expired stock was not stored separately and destroyed, thus there is a risk of impairment of stock and there is also a risk of possible litigations from the customers. Very good, क्योंकि ऐसी बात है उन्होंने अलग से स्टॉक को नहीं रखा हुआ, तो हो सकता है वो बिक जाए, तो इलनेस होगी, इलनेस के बाद हम पे क्या हो सकती हैं, लिटिगेशंस, फाइन्स एंड पेनल्टीज फ्रॉम द गवर्नमेंट एज वेल। नहीं देखो, वो ये नहीं कह रहा कि आप गोइंग कंसर्न को हटाओ तो बाकी रिस्क नहीं, आप बोलें डेट कोवेनेंट्स ब्रीच होने का तो रिस्क है ना, उससे किसका मसला आता है, गोइंग कंसर्न का। वो कह रहा है गोइंग कंसर्न की बातें नहीं लिखना। एक्चुअली एक चीज़ भी बताता हूँ उसने क्यों कहा इसमें, अगर तुम गोइंग कंसर्न के बारे में लिखते ना तो ये सारे फैक्टर्स गोइंग कंसर्न में आ जाते, कोई और रिस्क ही नहीं बचता। बात समझ आई, गोइंग कंसर्न इज नॉट अ स्मॉल मैटर ना, तो आप बोलते हैं गोइंग कंसर्न का मसला है क्योंकि इन्वेंट्री भी गई, बैन हो गया, पेनल्टी भी लग सकती है, ये सारी चीज़ें गोइंग कंसर्न में आती हैं। अब खुद देखो ना, ऑपरेशंस चलाने के लिए तो इन्वेंट्री चाहिए ना, और इन्वेंट्री अगर आएगी नहीं तो बेचूंगा क्या, बात समझ आ रही है। तो इसलिए उसने कहा गोइंग कंसर्न को हटा दो, वरना सभी गोइंग कंसर्न में कवर हो जाता। और बच्चे को लगता है कि ये प्योर किसका सवाल है, गोइंग कंसर्न का, तो गोइंग कंसर्न कैन बी द एडिशनल फैक्टर, बाकी रिस्क अपनी जगह है तो वो आपने लिखने हैं। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है। तो यानी सर यहाँ पे लिखते हैं, जुएब देयर इज अ रिस्क ऑफ पेनल्टी टू बी इम्पोज एज टू रेस्टोरेंट्स आर नॉट फॉलोइंग द पॉलिसी, एज देयर इज आल्सो रिस्क ऑफ नॉट रिकॉग्नाइजिंग अ पेनल्टी। वेरी गुड। समीर अहमद लिखते हैं, सिचुएशन 4, देयर इज अ रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट्स बाय नॉट अप्रोप्रिएटली अप्लाइंग चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट। वेरी गुड। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, आल्सो देयर इज अ रिस्क ऑफ डेट कोवेनेंट्स ब्रीच as they are long term loans, also there is a risk of impairment of PP as cash flows are decreasing. मुस्तफ़ा लिखते हैं, NFL has obtained a long term loan, there is a risk of breach of debt covenants and misclassification of assets and liabilities। ये अच्छा लिखा है इन्होंने कि assets और liabilities की misclassification का भी रिस्क है। चलें जी, अब हम देखते हैं कि आप किस हद तक कहाँ पहुँचे हैं। लिख लिया सबने, आ जाएं जी। पहला, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांसलेशन, सिंस NFL इंपोर्ट्स इंग्रेडिएंट्स, ये हमने खुद लिखा या सवाल में था, देयर इज अ रिस्क दैट देयर माइट नॉट बी प्रॉपर रिकॉर्डिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज गेन और लॉसेस। या अगर मैं ये भी लिख दूं कि देयर इज अ रिस्क ऑफ यूजिंग इनकरेक्ट एक्सचेंज रेट वाइल रिकॉर्डिंग इन्वेंट्री एंड पेबल्स एंड वाइल मेकिंग पेमेंट्स, तो वो पूरा कवर हो जाता है। बात एक ही है। देयर इज ऑल्सो अ रिस्क दैट इन्वेंट्री माइट बी ट्रांसलेटेड यूजिंग
इनकरेक्ट एक्सचेंज रेट, दोनों बातें हो गई, ये सबने लिखा था, सीधे नंबर है। आगे कैश कलेक्शन की बात करते हैं। वो कह रहा है कि भाई मेजॉरिटी ऑफ द कलेक्शन इज इन कैश विच इज टू बी हेल्ड एट एन आउटलेट फॉर अप टू 2 days, देयरफॉर देयर इज अ रिस्क ऑफ मिस एप्रोप्रिएशन इन कैश। ये भी आप लोगों ने हाउफुली लिखा ही है। चलें जी, ये भी डन। मतलब मैं कह रहा हूँ कि फ्री के नंबर होंगे इफ़ यू हैव एन आइडिया कि सोचना कैसे है। आगे इन्वेंट्री, होपफुली ये भी लिखा होगा। द एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री ऑफ NFL माइट नॉट बी यूज बिकॉज ऑफ द पेरिशेबल नेचर। ये बात लिखनी लाजमी थी क्योंकि फूड इंडस्ट्री है, तो फूड का जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो क्या लंबा चलते हैं या ख़राब हो जाते हैं? ख़राब हो जाते हैं। यू कैन नॉट स्टोर फूड फॉर द लॉन्गर टर्म। ऐसा ही है ना, अगर आपने चिकन रखी हुई तो आपने चिकन रख दी लेट से 1 साल के लिए, तो क्या चलेगी? ख़राब हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें। आगे एंड डिक्लाइन इन डिमांड, देयर इज अ रिस्क दैट इन्वेंट्री में नॉट बी रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट। और आई बिलीव तो ये तो एग्जैक्टली सबने सेम लिखा होगा कि डिमांड कम हो गई है, बिक नहीं रही, तो देयर इज अ रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री एंड अंडर स्टेटमेंट ऑफ NRV लॉसेस। वेरी गुड जी। अब यहाँ पे 1 मिनट देख लेते हैं। असर्शन लेवल बिल्कुल ऐसा ही है। आगे अब वो कह रहा है कि भाई फाइन्स एंड लिटिगेशन, सिंस द प्रॉपर कंट्रोल आर नॉट बीइंग फॉलोड एट 2 outlets, there is a risk that fines might be imposed by the government authority on inspection। भाई इनका कंट्रोल है ना कि उनको भाई एक कंट्रोल लगाया हुआ इदारे ने कि स्टॉक को क्या रखना है, इसके बावजूद भी वो फॉलो, तो आपके नजूमी तो आपको पता लगा ये इंटरनल ऑडिट की रिपोर्ट से, तो आपका रिस्क एलिवेट हो गया कि इंटरनल ऑडिट जब पकड़ के आया तो मैं तो ऑडिट में देखूंगा ही देखूंगा। बात क्लियर है? आगे देयर इज अ रिस्क दैट एक्सपायर्ड इन्वेंट्री माइट बी यूज्ड व्हिच मे कॉज इलनेस टू दी कंज्यूमर। ये आप लोगों ने बताया। और इसकी वजह से प्रोविजन माइट नॉट बी रिकॉर्डेड फॉर द पॉसिबल फाइन्स और लिटिगेशन और डिस्क्लोजर एज अ कंटीजेंसी। हो सकता है कि भाई फिर मुझ पे केस हो जाए जिसको डिस्क्लोज करना पड़े, जो कि मैंने डिस्क्लोज ना किया हो। इंटरेस्ट बेस्ड लोन्स, NFL ने लोन लिया हुआ है, ड्यू टू इंक्रीज रेट्स देयर इज अ रिस्क दैट डेट कोवेनेंट्स क्या हो जाए। इसके बाद इंटरेस्ट अक्रूवल गलत हुआ हो, और इसके बाद ड्यू टू एडवर्स ऑपरेशनल इकोनॉमिक कंडीशन देयर इज अ रिस्क दैट मैनेजमेंट में फ्रॉडुलेंटली मिसस्टेट दी। वो कह रहा है कि भाई क्योंकि डेट कोवेनेंट ब्रीच होने का रिस्क है, तो हो सकता है कि जानबूझ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में घपले किए गए हों ताकि डेट कोवेनेंट ब्रीच ये नहीं भी लिखो तो कोई मसला नहीं है। आगे इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स, ड्यू टू डिक्रीज इन डिमांड देयर इज अ रिस्क दैट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में नीड टू बी कंसिडर्ड फॉर इम्पेयरमेंट। अब अगर ये सवाल 10 नंबर का है तो ऑनेस्टी से बताओ तुम अपने आप को कितने नंबर देते हो? 8, 6, 7, 6, 7, 8 है, इसके बीच में ही है ना, ऐसा ही ना, 6 से लेके 8 तक की रेंज है। पर अगेन दिस इज बेस्ड ऑन योर नॉलेज, नॉट बिकॉज ऑफ दैट यू हैव लर्न समथिंग या तुमने याद किया हो, सिर्फ समझा हुआ है, समझ के लिख रहे हो। ये इंप्रूव हो जाएगा जितनी केस स्टडीज़ तुम सॉल्व करोगे। और मज़े की बात तो ये है कि हमने सिर्फ समझ के मेरे बेसिक क्वेश्चंस नहीं किए, डायरेक्ट क्या किए हैं, पास पेपर्स। तो इस वक्त पे, इस हालात वाक़यात पे अगर तुम तीसरी क्लास के अंदर, चौथी क्लास के अंदर पास पेपर के मार्क्स में से तुम 60-70% अचीव कर रहे हो, तो दिस इज़ अ गुड थिंग, ये अच्छी अलामत है। बात क्लियर है जी? नहीं तो डिमांड तो कम हो गई ना, तो हम तो ये कहते हैं ना कि भाई डिमांड कम हो गई तो उससे फ्यूचर कैश फ्लोज का मसला है ना। देखो डिमांड कम होने का अल्टीमेटली मतलब क्या है, फ्यूचर कैश फ्लो नहीं आएंगे, फ्यूचर कैश फ्लो नहीं आएंगे तो पीपी की वैल्यू कम हो जाएगी, तो इम्पेयर हो जाएगा। इसमें बोलने की ज़रूरत नहीं है ना। वो कब होता है, देखो वो कब होता है जब मैं सेल कंटिन्यूसली डिक्लाइन हो रही है तो मैं कहूँगा इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट फ्यूचर में भी डिक्लाइन हो रही हो। तो आप सिंपल बोलें डिमांड कम हो गई तो उससे लगता है कि वैल्यू इन यूज़ भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सिंपल है, सही है। हाँ भाई इसको यहाँ तक रखें। कल की क्लास में मज़ीद पास पेपर्स होंगे, सोच के आना, सही है, एटलीस्ट ये फैक्टर्स देख के आना ताकि हम उसको अप्लाई करें। अब एप्लीकेशन है, इसके बाद हम शुरू करेंगे अपना जो एनालिटिकल प्रोसीजर्स हैं और उसके बाद हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे इंटरनल कंट्रोल्स। पर पहले हम सारे पास पेपर कर लेंगे, सही है जी। कल की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है, इससे ऊपर लेवल पे जाएंगे थोड़ा।